हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और प्रूफ करने वाले हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक्स, काइनेमेटिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया आता है पेपर में, छोड़ना नहीं है इसको। लॉरेंज, ओके सर, लॉरेंज नाम तो बड़ा शानदार है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डाल दो आप लोग भी हेडिंग, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सर। सर जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या ये पेपर में आएगा? आएगा नहीं, पक्का आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो समझो 15 मार्क्स आपने छोड़ दिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यूनिट सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, यानी कि यह आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि दो निर्देश फ्रेम के बीच संबंध स्थापित करता है, जबकि दोनों के दोनों निर्देश फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे हों। छोटी सी परिभाषा है, समझ जाओगे। यानी कि वह समीकरणें, ध्यान देना है, वह समीकरणें जो एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे दो निर्देशांक तंत्रों या दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करती हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो कुल मिला के बात यह है, बस यही है। बस मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाद में इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो ध्यान देना, क्या बोला था मैंने परिभाषा क्या बोली कि वह समीकरणें, ध्यान देना भैया, समीकरणों के द्वारा परिभाषित किया जाता है इसको। तो वह समीकरणें, ठीक है, वह समीकरणें जो एक समान वेग से, ध्यान देना, मतलब जो एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है सर, एक दूसरे के सापेक्ष, हाँ सर, एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से, अरे यार वेग एक समान है, एक समान वेग से, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे, ध्यान देना, गति कर रहे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बीच, ठीक है, संबंध स्थापित करती हैं, संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं भैया? संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यार परिभाषा बहुत ज़रूरी होती है, पता तो चले करती क्या है ये। ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। तो वह समीकरणें जो एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करती हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अच्छा ठीक है भैया, परिभाषा समझ गए। अब वो कौन कौन सी इक्वेशन है, पहले इक्वेशन याद कर लो, फिर इनको प्रूव करेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन कौन सी है उन्हें याद कर लो, उसके बाद में उनको प्रूव करने के लिए एक फिगर दोबारा बनाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलिए ठीक है सर। तो सबसे पहले एक इक्वेशन आती है मेरे पास, एक्स डैश इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस के वी, ठीक है, अपॉन में रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। इस इक्वेशन को याद करो, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है सर, ये पहली इक्वेशन हो गई। बड़ा खुशी मिल रही है सर इस इक्वेशन को देख के, लॉरेंज इक्वेशन को देख के, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देख के। अभी ज़रा सवर रहो। दूसरी सर, दूसरी होती है बाई डैश बराबर बाई, ठीक है, फिर जेड डैश बराबर जेड। यानी कि यहाँ ये बताती है इक्वेशन कि बाई और जेड दिशाओं में कोई गति नहीं होती है, बाई और जेड दिशाओं में कोई गति नहीं होती है, वेग स्थिर होता है, ठीक है। वेग से भी हमें नहीं बोलना, सब समझा दूंगा अभी। और जो मेरे पास टी डैश आता है टाइम, ठीक है, उसका फॉर्मूला थोड़ा पेचीदा आता है, और पेचीदा का मतलब होता है टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और भैया अपोन में आता है हमारा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये ध्यान देना,
ये इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो और यहाँ लिख देना आप t माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और अपोन में यही रहेगा हमारा रूट के की वैल्यू 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन के सी स्क्वायर। ये किसका माना गया, टी डैश का माना गया। और ये 4 इक्वेशन है हमारी, ठीक है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बीएससी 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। बहुत ही क्रम वाइज सिलेबस बनाया गया है आपका। तो पहले ये इक्वेशन याद करो सही करके कि यार कौन कौन सी 4 इक्वेशन होती हैं। एक तो एक्स डैश बराबर होता है एक्स माइनस के वी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दूसरी वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और तीसरी होती है टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये चारों की चारों क्या है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती हैं। और अब करने वाले हैं इनको प्रूफ। और भैया प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मैं करवाऊंगा। बस नोट्स बुक साथ लेके बैठो, नोट्स बनाते रहना अपने, ठीक है। चलिए पहला परिभाषा समझ में आई, ठीक है। एक दूसरे के सापेक्ष, ध्यान देना, एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गति कर रहे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करती है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। और वो इक्वेशन हमारी कौन सी है, 4 ये आएंगी। चलिए डाल देते हैं हेडिंग डेरिवेशन, ठीक है सर। डेरिवेशन ऑफ लोरेंज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और इक्वेशन। समझ गए? अरे यार शॉर्ट में लिख दिया, ये पूरा लिख लेना आप, मैंने शॉर्ट में कर दिया, लिख लोगे ना पूरा। क्या है, डेरिवेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। चलिए वही चित्र बनाना पड़ेगा, बिना चित्र के नंबर मिलने वाले हैं नहीं। चलिए आ गए हम चित्र पे, ध्यान देना जरा से करके। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख लो पूरा, कभी बाद में करो कि सर ने इसकी फुल फॉर्म ना बताई। चलो देखते हैं फिर। देखते देखते आंखें नम हो गई और चित्र बना, और भैया बनाते बनाते बना दिया। ये देखो, चलो एक निर्देश फ्रेम में ये लूँगा, ठीक है। ओके सर ओके, ये मेरे पास एक निर्देश फ्रेम है, इसको मैं x मान लेता हूँ भैया, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, और ये है मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट O, ठीक है। अभी जरा समझते रहो ठीक से। ये एक निर्देश फ्रेम हमारा कितना हो गया, S हो गया। ये मेरे पास निर्देश फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास कौन सा हो गया, S हो गया। दूसरा और बनाता हूँ, चाहे हो तो ऐसा बना दो, वरना मैं थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूँ, उसको हटा के कुछ इस टाइप से बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। चलिए तो भैया ये एक दूसरा मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि दूसरा निर्देश फ्रेम है। इसका नाम होगा x डैश, इसका नाम होगा y डैश, इसका नाम z डैश, और ये होगा मेरे पास o डैश, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के संपाती होंगे तो t का मान 0 होगा, और t समय पश्चात ये v वेग से आगे बढ़ चुका होगा। अब जब दोनों इसे उठाया और यहाँ लाकर रख दिया, तो O जो है वो O डैश के संपाती होगा, और T की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन जब इस O डैश को मैंने उठा के जब B वेग से मोशन करवाया, तो B वेग से इसने क्या करा, मोशन करा, आगे पहुँच गया B वेग से। और वेग समान रहेगा, वेग से चेंज तो करना ही नहीं है, वेग से बिल्कुल नहीं बोलना, ऐसे ऐसे रहने दो फिक्स बिल्कुल एकदम, ठीक है। ओके, एक पॉइंट क्या है मेरे पास, P हैगा, ये P पॉइंट है, ठीक है। इसके सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट, यानी कि फ्रेम S के लिए बिंदु P के कोऑर्डिनेट x, y, z एंड t होंगे, ठीक है। और भैया इसके लिए कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x डैश, ठीक है, फिर y डैश, z डैश एंड t डैश होंगे। हो गया था ना, हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो r वेक्टर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो r डैश वेक्टर होगी। अबे भैया ठीक है भैया, लो r डैश वेक्टर मैंने मान ली इसको, ठीक है, r डैश वेक्टर मान लिया, r वेक्टर एंड r डैश वेक्टर। प्राइम ही बोलते हैं इसको, डैश को प्राइम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ो यार, चलो हो जाएगा, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, कहाँ चक्कर में पढ़ लो तुम लोग। चलिए आगे बढ़ाऊँ, आगे बढ़ती हुई दूरी। चलिए ये बहुत बड़ा एस बन गया है, इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर लिख दो। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भैया मेरे पास कितनी होगी, x होगी, इस पॉइंट तक की है, ठीक है, हो गई x। और यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो मेरे पास कितनी होगी, vt होगी। ये मैंने पीछे भी पढ़ा रखा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, सेम टू सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास x डैश,
ठीक है, ओके, होगा डिस्टेंस। और अब एक चीज़ मैं मानूंगा भैया, S एंड S डैश दो निर्देश फ्रेम है। S जो है वो एक क्या फिक्स्ड फ्रेम है, और S डैश जो मेरे पास S डैश है, ये वाला S डैश, ठीक है, ध्यान देना X नहीं S, तो माना S और S डैश दो निर्देश फ्रेम है, ठीक है। S जो है वो स्थिर है यानी कि फिक्स रुका हुआ है, लेकिन S डैश जो है वो भी वेग से एक समान वेग यानी कि एक समान वेग भी से क्या कर रहा है, X अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। बाई जेड से हम नहीं बोलेंगे, बाई और जेड से हम नहीं बोलेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। माना S और S डैश दो निर्देश फ्रेम है, S निर्देश फ्रेम जो है वो फिक्स्ड है यानी कि स्थिर अवस्था में है, और S डैश फ्रेम जो है वो भी वेग से X अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, तथा Y और Z दिशाओं में ये कोई गति नहीं करता। ओके सर, ठीक है। अब आगे क्या करोगे सर, O और O डैश दो प्रेक्षक हैं यानी कि ऑब्जर्वर हैं, और ये जो ऑब्जर्वर हैं वो प्रकाश स्रोत मानूंगा मैं, ठीक है, दो प्रकाश स्रोत हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से भी प्रकाश किरण चलेगी और यहाँ से भी प्रकाश किरण चलेगी। और पता है क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, ध्यान देना, ये भी पॉइंट सोर्स है, ये भी पॉइंट सोर्स है। जब दो पॉइंट सोर्स है, अब तुम्हें पता है कि जब बिंदु स्रोत गोलीय होता है तो तरंगाग्र कैसे होता है, गोलीय तरंगाग्र होता है। तो तरंगाग्र कैसे होता है, गोलीय होता है, यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र के लिए भी अपना एक अलग सिस्टम होता है, वो बता दूंगा बाद में। फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूँ मैं बना के इसको, क्योंकि थ्योरी के बिना काम नहीं चलने वाला ना। माना S तथा S डैश, माना S तथा S डैश दो फ्रेम है, ठीक है, क्या है, दो फ्रेम है, ठीक है। माना S तथा S डैश दो फ्रेम है। जो S फ्रेम है, ठीक है, S फ्रेम जो है FRAME, S फ्रेम जो है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है, स्थिर अवस्था में। और जो मेरे पास है S डैश फ्रेम जो है, S डैश फ्रेम FRAME, वो कौन सा भैया, गति अवस्था में है, गति अवस्था में, ठीक है, गति अवस्था में है। और O तथा O डैश क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, O तथा O डैश क्या है, ऑब्जर्वर है यानी कि प्रेक्षक है, क्या है बेटा, प्रेक्षक है। और ये प्रेक्षक हम एक पॉइंट सोर्स के रूप में लेंगे हम। अब मैं ज़्यादा बड़ी कथा में लिखने वाला हूँ नहीं। अब बिंदु P पर यानी कि S के लिए, S फ्रेम के लिए, S फ्रेम के लिए, ठीक है, S फ्रेम के लिए P के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है, यहाँ भी क्या है, एक ऑब्जर्वर है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आराम से चालू कर लोगे, बहुत इजी वाला। तो माना S तथा S डैश दो फ्रेम है, S फ्रेम जो है स्थिर अवस्था में है और S डैश फ्रेम क्या गति अवस्था में है। O तथा O डैश प्रेक्षक है। S फ्रेम के लिए P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ ही लिख दे जाऊँ मैं, ठीक है भैया, ये उतार लेना, डाल लेना, कभी आगे पीछे कर दो आप। पहले ये वाला होगा, पहले आप, उसके बाद में मैं, तो X Y Z एंड T होंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, और जगह बची है, आ जाएगा नहीं आएगा, है ना। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये इक्वेशन चारों के चारों याद करो, पेपर में आए, अगर डेरिवेशन ना भी हो रहा हो तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये लिखेगी बढ़िया करके, जमा के नंबर देकर जाएगा यार, ठीक है। ओके, कर दे इसको इरेज, ठीक है, ठीक है सर। लो भैया मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा अभी, ठीक है, ठीक है भाई। लो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब S डैश फ्रेम के लिए, ठीक है, S डैश फ्रेम के लिए, S डैश फ्रेम के लिए, ओके ओके, S डैश फ्रेम के लिए P के निर्देशांक कितने हैं, P के निर्देशांक, ठीक है, ये हैं S डैश फ्रेम के लिए P के निर्देशांक है P बराबर X डैश, Y डैश, Z डैश एंड T डैश। बस लिख दिया, बहुत है, बहुत है इतना। अब ज़्यादा बड़ी कथा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि प्रेक्षक O से, यानी कि O से कहाँ तक की, यानी कि आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे लिख सकते हो थोड़ी सी कहानी कि जब O तथा O डैश संपाती हैं तब T बराबर 0। O तथा O डैश कैसे हो, O तथा O डैश संपाती हैं यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, संपाती हैं, तो T का मान कितना होगा, 0, ठीक है। और T समय पश्चात प्रकाश जो होता है वो O से निकलकर P तक पहुंच जाता है, ऐसा बोल सकते हो। तथा T समय पश्चात, ठीक है,
प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश वो कहाँ तक पहुँच जाता है, टी समय पश्चात प्रकाश, इसको प्रकाश सोर्स मान लेंगे दो, टी समय पश्चात प्रकाश जो है वो ओ से निकल कर कहाँ पहुँच जाता है भैया, पी तक पहुँच जाता है। ठीक है, पी तक पहुँच जाता है। प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल तब ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी की दूरी, जल्दी बताओ कितनी हो जाएगी, ओ से पी की दूरी। अरे सर ओ से पी की दूरी जब निकालोगे आप तो आगा मेरे पास आर। ठीक है, ये ध्यान देना, आर बराबर, तो पता तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, पढ़ा ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, भाई मैंने क्या बोला, टी समय पश्चात, समय मेरे पास टी है, चाल कितनी है, सी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, आर वेक्टर मैंने लिया, पोजीशन वेक्टर होता, तो आर कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है, सी है, और कितना मेरे पास टी है। चित्र से जरा ध्यान से देखना, चित्र से। ठीक है, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ध्यान देना, ये फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र के लिए फॉर्मूला यही लगता है, क्योंकि प्रकाश स्रोत कैसे है, बिंदुवत है, और जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो जो गोलीय तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है, और गोलीय तरंगाग्र मतलब गोलीय कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, अब आर का मान ऊपर से लगा दो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास सी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। अच्छा, इसको उधर को ले जाओ बराबर के उठा के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हो गया जीरो। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के, एक इजी पॉइंट था। ओके 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 ओके, तो यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर कब आएंगी है भैया। चलिए एक चीज़ और उठा के देखते हैं, एक चीज़ और करते हैं उठा के, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बना दे रही हूँ, बना दिया। अब जरा ध्यान देना, ओ डैश से पी तक की दूरी, ओ डैश से पी तक की दूरी, जल्दी फास्टली बताओ कितनी आ जाएगी, ओ डैश से पी तक की दूरी कितनी आ गई मेरे पास, आर वेक्टर है, यानी कि आर डैश इक्वल टू सी टी डैश आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, टाइम टी डैश हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग हुआ यार, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग हुआ, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है नहीं है। आर डैश चित्र से फिर से आ गया ना, एक बार और चित्र से, नोट्स बनाते रहना, नोट्स मत छोड़ना, काम में आएंगे। एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एंड टी डैश स्क्वायर। चाल समान रहेगी, प्रकाश की चाल समान रहेगी, प्रकाश की चाल से आपको नहीं बोलना। आ गया था ना हमारा, ठीक है, इसको उधर लेकर आओ माइनस में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डैश स्क्वायर प्लस के जेड डैश स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई मेरे पास, सेकंड हो गई, बराबर जीरो। जीरो ऊपर लगा लो थोड़ा सा, शायद क्या पता आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसे टी स्क्वायर ऊपर लगा लो भैया, दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो ज़बरदस्ती देखो, तो ये आ गया मेरे पास टी स्क्वायर। अब क्या होता है, समीकरण नंबर फर्स्ट एंड समीकरण नंबर सेकंड कैसी हैं, समान है, और जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड समान है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी जीरो के बराबर है, ये भी, तो बराबर बराबर कर दो इन दोनों को। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, ठीक है, ले लिया होगा है, ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है भैया। चलिए मैं इक्वेशन ला के दिखाऊंगा आपको, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसा आती है वो करके दिखाते हैं प्रूफ। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कैसी हैं, समान है, किरण भाई समझते रहो। समीकरण 1 एंड सेकंड कैसी हैं बेटा, समान है। सर समान है, हाँ सर बिल्कुल समान है, हाँ बिल्कुल समान है। चलिए जब बिल्कुल समान है तो हम भी समान कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके, बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है, अब मैंने बता दिया कि जो है हमारा जो एस डैश निर्देश फ्रेम है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है।
ठीक है, कितने वेग से, v वेग से, एक समान वेग v से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा। ये लाइन मैंने पीछे लिखी नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है, वेग को हम कांस्टेंट ही रखना है। ओके 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 ओके। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला कि y और z दिशाओं में कोई गति नहीं होती है। लिख दे रहा हूँ उस लाइन को भी, y तथा z दिशाओं में, y तथा z दिशाओं में, ठीक है, y तथा z दिशाओं में कोई गति नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, नहीं होती है। ओके सर, x तथा y दिशाओं में कोई गति नहीं होती है। फिर सर आपका कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि y डैश बराबर y होगा और z बराबर कितना हो जाएगा, z डैश हो जाएगा। इसका मतलब है y डैश की जगह मैं y लगाऊंगा और z डैश की जगह मैं z डैश, यानी कि y डैश की जगह मैं क्या लगाऊंगा, y लगाऊंगा और z डैश की जगह मैं क्या लगाऊंगा, z लगाऊंगा। अब जब भैया लगाओगे तो ये और ये दोनों y से y कटेगा, z से z कटेगा, खाली क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर के कितना बचेगा, x डैश स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई मेरे पास, थर्ड। बहुत जरूरी इक्वेशन है ये वाली, सारी कहानी इसी पर टिकी हुई है, आज सारी कहानी इसी पर टिकी हुई है अगर प्रूफ करना है तो आपको। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि कैसे, वाई डैश स्क्वायर बाई के बराबर है, जेड डैश स्क्वायर जेड के बराबर है। क्यों, क्योंकि बाई और जेड दिशाओं में कोई गति नहीं होती है, इसीलिए हमने क्या माना कि एक्स जो फ्रेम एस डैश है वो एक्स की धनात्मक दिशा में एक समान वेग v से गति कर रहा है। ठीक है, ओके सर, चलिए यहां तक आपने कर दिया। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड बहुत जरूरी है। अब यहां से फिर एक नया मोड आता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा दिया, अगर मैं चित्र होता तो मैं बता देता, लेकिन चित्र मैंने इरेज कर दिया है, तो छोड़ो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो, ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना मत। एक भी टॉपिक, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, एक टॉपिक छोड़ दिया क्वेश्चन गए आपके, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन को ऐसा पढ़ना है जैसे यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद में। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को निम्न प्रकार, ठीक है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान देना, x डैश बराबर के x माइनस के वी टी, ये पीछे पढ़ा दिया मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर अच्छा ठीक है, जहां के क्या है, कांस्टेंट है। ओके सर, ओके सर के, अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करूं तो भैया के x डैश प्लस के भी टी डैश, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर होती है, पर आपको ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान देना है, आपको कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जहाँ से डेरिवेशन गलत हो सके, क्योंकि यहीं पे गलत तो होता है। आपने पढ़ रखी है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पीछे जाकर देखो लेक्चर में, तो x डैश बराबर के x माइनस के वी टी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या होता है, बस के नहीं आता, यहाँ पे के एक कांस्टेंट और डाल देते हैं, बस इतना होता है, x डैश बराबर के x माइनस के वी टी, x बराबर के x डैश प्लस के वी डैश टी। ओके, समीकरण नंबर कितने हुए मेरे पास, 3 की जगह मेरे पास आ जाएगी 4, फिर 5, तो 4 और 5 इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब क्या करने वाला हूँ मैं सर, अब क्या करने वाले हो, हमें फाइंड करना है टी डैश का मान। अरे भैया 2 इक्वेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई, बाई डैश बराबर बाई आ गया, जेड डैश बराबर जेड आ गया, लेकिन अभी एक्स डैश का मान निकालना है हमें, और फिर हमें टी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारा लेक्चर खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अभी मत लो, ले लो भैया, काम में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 4 से एक्स डैश का मान समीकरण 5 में लगा दूंगा। ठीक है, लगा दें, लगा देना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हटा दे इसको, चलो सर मैंने हटा दिया इसको। ओके 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 ओके। अब इसके बाद क्या होने वाला है, हर एक पॉइंट पर सस्पेंस है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। अब क्या करूँगा मैं, ठीक है, समीकरण 4 से एक्स डैश की वैल्यू समीकरण 5 में लगा दूंगा। ठीक है, चलिए लगा के देखते हैं एक बार, यानी कि समीकरण 4 से, ओके ओके ओके, समीकरण 4 से एक्स डैश का मान, एक्स डैश का मान, ओके सर, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, चलिए सर रख दो उठा के, ये रहा x बराबर के, ठीक है, ब्रैकेट
एक्स डैश की जगह लगा दो के, भैया यहाँ हाथ रोक के चलेंगे, बहुत लंबा मैटर है, एक्स माइनस के वी टी, ठीक है, एक्स माइनस के वी टी, आगे वैल्यू प्लस के, ठीक है सर, वी डैश यानी कि वी और टी डैश, ठीक है भैया, इतना मैंने कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, मेरे पास x ऐसी रहेगा तो मेरे पास आ जाएगा k का स्क्वायर x माइनस k का स्क्वायर वी टी और प्लस के वी टी डैश। अब क्या करेंगे, इस प्लस वाले को इधर लेकर आओ और माइनस वाले को इधर ले जाओ, ठीक है, चलिए ओके। तो ये हो जाएगा माइनस के वी और ये आ जाएगा मेरे पास टी डैश बराबर के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर वी टी, ठीक है, और माइनस के एक्स। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ डेटा हमें ऐसा मिलेगा के वी टी डैश बराबर माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास के स्क्वायर वी टी और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस के एक्स, ठीक है ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो गुणा वाला इधर कायम पहुँच जाएगा भाग में, तो टी डैश बराबर ये प्लस वाला पहले लिख लो, एक्स आ गया माइनस के स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस के स्क्वायर वी टी, ओके, और अपोन में हमारा कितना आ जाएगा भैया, अपोन में के भी आ जाएगा, ठीक है सर, के भी कर दिया मैंने अपोन में, है ना। अब क्या है कि x माइनस के स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिल गया, वो भी माइनस के स्क्वायर, तो अंदर आ जाएगा x माइनस के वी टी, ओके, और अपोन में कितना हो जाएगा भाई, के भी। ये आ गया मेरे पास टी डैश का मान, इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ गई 6। भैया यहाँ से हम टी डैश का मान निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम टी डैश का मान निकाल लेंगे, ओके 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 ओके। अब जरा थोड़ा ध्यान देना भैया, अब टी डैश का मान नहीं मिल गया हमें और हमें एक्स डैश का मान नहीं मिल गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस एक्स डैश की जगह एक्स डैश का मान रखेंगे और टी डैश की जगह टी डैश का मान रखेंगे, यानी कि एक्स डैश तथा टी डैश का मान कहाँ रखने पर, का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, चलिए सर 3 में रखने पर। अब भैया ऊपर वाला यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऊपर वाला पूरे का पूरा हमें इरेज करना पड़ेगा। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर है, एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास ये रखी जाएगी। चलिए पहले मैं रख दूँ फिर देखते हैं इसके बाद में, यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि काफ़ी लंबा पहुँचेगा भैया मैटर ये, ठीक है ओके सर ओके, लो सर मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो पूरा डेरिवेशन गया, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो एक्स स्क्वायर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर भी मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है सर। एक्स डैश की वैल्यू कितनी है के, ठीक है, एक्स माइनस के वी टी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर आ गया माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टी डैश की वैल्यू कितनी है, टी डैश की वैल्यू एक्स माइनस के, ठीक है, एक्स माइनस के स्क्वायर, ओके सर, के स्क्वायर एक्स माइनस के वी टी अपॉन कितनी है के भी। अब क्या आ जाएगा मेरे पास का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, है ना, यही तो है ना, डैश का स्क्वायर। तो मैंने एक्स डैश की जगह एक्स डैश का मान लगा दिया स्क्वायर में और टी डैश की जगह टी डैश की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। चलिए अब हमारा इसका कोई काम नहीं बचा है, सारे मान पुट कर दिए मैंने। अब बाद में इस इक्वेशन का हम यूज़ कर लेंगे, ध्यान देना इक्वेशन 4 है ये वाली। अब क्या करने वाला हूँ मैं, एक्स स्क्वायर में ऐसे लिखूँगा सी स्क्वायर, ठीक है सर, टी स्क्वायर बराबर में, ओके, के स्क्वायर मैं ऐसे लिख लूँगा एक्स माइनस के वी टी का होल स्क्वायर में ऐसे लिख लूँगा माइनस के सी स्क्वायर अपोन में, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास के का स्क्वायर वी का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा एक्स माइनस के का स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ठीक है ओके। अब भैया दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की क्या करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब कैसे करूंगा, देखो मैंने खोला नहीं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं बिल्कुल यहाँ से, कैसे वो भी हम चेक करते हैं। देखो पहला करो टी स्क्वायर वालों की, तो टी स्क्वायर यहाँ भी है, अच्छा ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा ना तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर, के स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना। तो शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि यहीं से समझ में आता नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट मैटर पड़ता है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट देखो, के स्क्वायर की मल्टीप्लाई, पहले खोलो जरा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के 2ab 2x भी टी, क्योंकि टी तो है नहीं, खत्म कर देंगे, लेकिन हमारा टी स्क्वायर वाला स्टेप है यहाँ पर। तो जब मैं के स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बैठेगा के स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि भैया टी स्क्वायर वाले गुणांकों की तुलना करोगे तो माइनस के सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा मेरे पास प्लस वाला आएगा, तुम्हारे पास के स्क्वायर आएगा और भी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर चेक करते हैं, क्या इधर भी है, नहीं है, क्या इधर भी टी स्क्वायर है भैया। यहाँ पे जब मैं खोलूंगा इसको, स्क्वायर करूंगा इसका, ठीक है, पहला तो फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर माइनस 2a और b, फिर जो इसका स्क्वायर होगा तो उसको भी खोलना पड़ेगा, तो बहुत लंबा पड़ेगा मैटर। लेकिन अब क्या करना है मुझे, थोड़ा ध्यान देना से करके देखो, जब मैं इसको खोलूंगा तो ऐसे खुलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ऐसे खुल गया, खोल दिया मैंने ऐसा करके, ठीक है। अब के स्क्वायर से 2 दूनी 4 हमारा हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ कितना जाएगा, के की पावर 4 आ जाएगा, के की पावर 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, सी स्क्वायर बाहर आएगा, सी स्क्वायर हमारा क्या है, बाहर है, ठीक है। इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसके भी हमने गुणा कर देंगे। लेकिन अपोन में कितना है, अपोन में के स्क्वायर है वी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर से 2 कट जाएगा, वी स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, खाली सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ध्यान देना, क्या केवल एक के स्क्वायर बचेगा, क्योंकि के स्क्वायर से के की घात 4 2 बार कटेगी, तो के स्क्वायर सी स्क्वायर और टी स्क्वायर बचेगा हमारा, ठीक है। और वो भी काय में बचने वाला भैया, ये भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा माइनस में, तो ये आ जाएगा मेरे पास के स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर के गुणांकों की मैंने तुलना कर दी। इतना डेटा मेरे पास रह गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो माइनस के सी स्क्वायर बराबर के यहाँ से के स्क्वायर हमें कौन मिल जाएगा, बचेगा वी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, मैं इसकी मतलब इसको मैं वो कर दूँ, अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये समझ में आया ये वाला स्टेप। अरे यार बिल्कुल सही करके बताया, बिल्कुल सिंपल वाला, इसको खोलोगे बहुत लंबा हो जाएगा कहानी, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे समझ जाओगे, कर लो आराम से, खोलना चाहो तो खोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। के स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर वी स्क्वायर मेरा ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, अंदर जब भैया गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, के स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा तुम्हारे पास, वी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा और सी का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर वी स्क्वायर से भाग करोगे तो हमारा ये मिल जाएगा खाली के स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दूं, पर समीकरण 4 पे ध्यान देना, तुम समीकरण 4 पे ध्यान देना भाई, क्योंकि समीकरण 4 पे ध्यान देना, आने वाला है, बस हो ही चुका, थोड़ा सा रह गया, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके सर, अब देखो ये जो गुणा वाला इधर काय में आ जाएगा, भाग में, तो ये जो आ जाए मेरे पास के स्क्वायर बराबर आ जाए सी स्क्वायर, अपोन में कितना आ जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर आ गया सर। अब स्क्वायर, अब ये सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 अपोन बचेगा मेरे पास कितना, सी स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस के वी स्क्वायर अपोन सी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ऊपर कितना मेरे पास सी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से मैंने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या तुम्हारे पास कट गया, तो हमारे पास जो डेटा बचेगा अब, वो डेटा कितना बचा हमारे पास, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, तो के बराबर हमारा डेटा बचा इस समय कितना, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, अब कितना रह गया हमारे पास, सी स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो भैया ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये के की वैल्यू आ गई, ओके, ये भैया के का मान आ गया, निकल के हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, के का मान हमने फाइंड कर लिया। अब के का मान तो आपने निकाल लिया, अब क्या करोगे, अब के का मान कर देंगे समीकरण 4 में, मैंने क्या बताया था आपको, के का मान कहाँ रखेंगे उठा के हम, के का मान समीकरण 4 में लगा दो, के का मान समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर, ओके ओके। तो यहाँ से हमें एक्स डैश का मान मिल जाएगा, एक्स डैश बराबर कितना, देखो के का मान लगाओ तो ये है ऊपर मेरे पास एक्स माइनस के वी टी, और अपोन में कितना हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया,
देख लो समीकरण नंबर 4 कहाँ पे है, समीकरण 4 मिल गई। ओके, तो समीकरण 4 है मेरे पास एक्स डैश बराबर के एक्स माइनस के वी टी, के का मान लगाया, ठीक है, तो ये मुझे डाटा मिल गया, एक्स डैश का मान भी आ गया, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर वाई, एक और निकालना अभी टी डैश का मान। अब 6 में रख दो के का मान, के का मान, ठीक है, समीकरण काय में रखने पर, 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, ठीक है। ओके, 6 कौन सी है चेक कर जरा, यहाँ ये वाली इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है, अब भी देखो ये इक्वेशन है नंबर जो यहाँ मैंने लिखवाई थी 6 इक्वेशन, टी डैश बराबर दिख रहा है मुझे, एक्स ऐसी रहने दो माइनस के स्क्वायर है, के स्क्वायर का मान चारों, तो ये वाला लगा दो, ये लगा दूँ के स्क्वायर का मान, शॉर्ट हो जाएगा सवाल, और भी ये वाला लगाऊँ बहुत लंबा पड़ जाएगा। डायरेक्टली समीकरण 6 में के स्क्वायर है, के स्क्वायर का मान ये आएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये लगा दूंगा सवाल शॉर्ट हो जाएगा, और भी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है सर। अब कितना है मेरे पास, कितना था एक्स माइनस के वी टी, एक्स माइनस के वी टी अपोन में के बी, बाद में लगाएंगे के का मान भी, मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है। ओके सर, अब क्या करने वाला हूँ मैं, थोड़ा ज़रा ध्यान देना, थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना इस लाइन पर, एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ना है, एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आ जाएगा सी स्क्वायर वी टी अपॉन के कितना सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, अपॉन में के भी ऐसे रहने दो, अभी के भी से मत बोलो, के भी ऐसे रहने दो यार, अगर थोड़ा बहुत भी गलत हो गया ना सब खत्म हो जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा फास्टली, ठीक है, कर दें इसको रेज। ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है, क्रम भाई लिखते रहना, समझ में आ जाएगा। अब भाग वाला इससे मल्टीप्लाई करो इसकी, ओके ओके, वो तो रूल होते ही है, करना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो एक्स सी स्क्वायर, कितना बड़ा सी बन गया, माइनस के भी का स्क्वायर, फिर माइनस के सी स्क्वायर एक्स, और अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस के भी स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा मेरा इतना आ गया, फिर प्लस के, ओके सर, सी स्क्वायर भी टी अपोन में सी स्क्वायर माइनस के भी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस के वी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस के सी स्क्वायर एक्स, और अपोन में कितना है सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, प्लस के सी स्क्वायर वी टी अपोन में सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस वाले से प्लस वाला क्या कर दूंगा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कर दिया मैंने। तो मेरे पास डेटा क्या बचा, अरे अपोन में भी तो रह गया अभी भाई, इसकी जो अपोन में चल रहा है वो के भी चल रहा है, इसकी अपोन में के भी चल रहा है, इन सबकी अपोन में, ठीक है, के भी तो रह गया हमारा भैया, के भी ऐसे ही रहने दो, अभी ये के भी रह गया हमारा अपोन में, फिर से अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा, के भी आ जाएगा, ठीक है, आ गया के भी, ओके ओके ओके। अब कट गया, अब ये रह गया मेरे पास माइनस के वी स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना बचा मेरे पास, ठीक है, प्लस के सी स्क्वायर वी टी अपोन में सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, और अपोन में कितना जाएगा मेरे पास के भी, ओके सर, ओके, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर से मुझे मिलेगा क्या कॉमन क्या मिलने वाला, मुझे जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान देना से करके ज़रा, तो मुझे यहाँ पे जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलने वाला, वही कॉमन सी स्क्वायर एक्स रह गया मेरे पास, ठीक है। प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाला बाद में लिख लेता हूँ मैं ना, तो यहाँ से मुझे, ठीक है, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, ठीक है। चलो पहले इतना काम करो, सी स्क्वायर वी टी माइनस के वी स्क्वायर एक्स अपोन सी स्क्वायर माइनस के भी स्क्वायर अपोन में कितना जाएगा मेरे पास के भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं सी स्क्वायर भी कॉमन लूँगा यहाँ से, सी स्क्वायर भी मैंने कॉमन लिया, तो अंदर रह जाएगा मेरे पास टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बचेगा, और अपोन में कितना रह जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर अपोन में कितना रह गया, ये बड़ा वाला अपोन है भाई, के भी, ठीक है, इतना रह गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना, डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन मैंने इसको सोल्व करवा दिया पूरा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करने वाला हूँ मैं, देखो
एक ये वाले भी से ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरे पास, कट जाएगा, ठीक है। तो और मेरे पास डेटा जो बचेगा वो ये बचेगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के भी स्क्वायर और टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर, और अपोन में खाली बचा मेरे पास के, और ये किसका मान है, तुरंत मैंने बताया तो मैं ये के स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी माइनस के वी एक्स अपॉन के सी का स्क्वायर, और फिर अपोन कितना है मेरे पास, अपोन कितना है मेरे पास, के हैगा। अच्छा, एक के से एक के कट गया तो खाली क्या बचा मेरे पास, के बचा, तो टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी का स्क्वायर, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी है तुम्हें पता होना चाहिए, टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और अपोन में चलो इसको मत करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और अपोन में के का मान हो गया 1 अपॉन, यानी कि 1 अपॉन और ये आ जाएगा तुम्हारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास टी डैश की वैल्यू। तो चारों इक्वेशन मैंने प्रूफ यहाँ पर कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आराम से आप कवर कर लोगे, इतना डिफिकल्टी पॉइंट नहीं था, और चारों की चारों इक्वेशन मैंने बड़ी आसानी से सोल्व कर दी। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। और पूरा डेरिवेशन में वे कांस्टेंट रहेगा, ध्यान देना, v जो है कांस्टेंट है, इसलिए v का मान कहीं नहीं बदला है, न प्रकाश की चाल बदली है, बस टाइम बदला है, x y z कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख देना, अगर आपसे इतना नहीं हो रहा हो, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे आप, समीकरण 6 में के का मान रख के निकाल लोगे, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा डायरेक्ट ये लिख दो, इसी प्रकार करके, इसी प्रकार टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपोन में रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेकिन जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो करके दिखाना पड़ेगा, ना करके दिखाओगे नंबर काट लेगा, ठीक है। इसलिए ऐसी गलती हमें नहीं करनी है जहाँ से हमारे नंबर कटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।